बाबा साहब अम्बेडकर का पढ़िए, लीडर्स ऑफ हिंदू राम और कृष्ण। राम नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुआ, लिखा गया। जिसको मार्क्स ने कहा है कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते हैं तो भौतिक ताकत बन जाता है। गलत विचार जब सत्य के रूप में समाज में समाहित हो जाता है तो उसको आप उखाड़ फेंकिएगा नहीं, आप स्वयं रौदा जाइएगा। और गीता में क्या लिखा जा रहा है कि कृष्ण से बुलवाया जा रहा है, लिखने वाला लिख रहा है क्या, मैं नदियों में गंगा हूं, पहाड़ों में हिमालय हूं, सूर्य तेज में सूरज हूं, शीतलता में चंद्रमा हूं, फूल में गुलाब हूं। अगर आज होता लिखने वाला और कृष्ण साचो के अगर होता था, आज मैं पूछता तो कहो ना कि हथियार में परमाणु बम है और नचनिया में किसका नाम हम कहें, उसका भी नाम यूट्यूब पर चला जाएगा। भोजपुरी नचनिया है कि फिल्मी नचनिया है, कौन स्टार का मैं नाम लूं। लड़ाई यहाँ होना चाहिए 90% बैकवर्ड का एक को पार्टी एक तरफ हो और 10% का एक तरफ होगा, तब तो लड़ाई आर पार हो जाएगा। इसको तो हमारा जगदेव प्रसाद कर्पूरी जी के बाद कि जितने आज नेता हैं बैकवर्ड के, सब ये गद्दार और हरामखोर लोग हैं। ये लोग हमारा समाज को बांट देने का काम किया है, जिसकी वजह से हमारा समाज आज 90 जगह बिखरा हुआ है। यहाँ का बैकवर्ड कोई कहता है कि हम 47 में आजाद 1947 में बैकवर्ड पिछड़ों की आजादी मिली है, मैं इस चीज को कभी नहीं मानूंगा। 47 में आजादी हमको मिली तो हम गुलाम कब हुए थे, इसको क्लियर करो। अटल बिहारी वाजपेयी आप सभी लोग जानते हैं, भारत का जब प्राइम मिनिस्टर बना, ईरान के तरफ गया या मिस्र के यहाँ गया तो तुरंत ही कहता है कि मैं मातृभूमि में आया हूं, प्रधानमंत्री। और फिर प्रधानमंत्री के अवस्था में उसी समय प्रधानमंत्री था, उस समय कहता है कि मुलायम सिंह और काशीराम पैर में जो कांटा गड़ता है उतना ही सूल देता है। ये जानते हैं कि नहीं आप लोग? पैर के कांटा के इतना सूल मुलायम और काशीराम हमको देता है। तब इसके बाद तो मुलायम सिंह को और काशीराम को पैर के और जगह के कांटा ना, पैर के कांटा में जो सूल देता है कांटा गड़ जाने से, उतना सूल हमको मुलायम और काशीराम से होता है। तो जब उससे होता है तो हमारे बिहार के और नेता लोग ऐनक न देखे तो क्या हमको समझता होगा। और आज मुलायम सिंह के लड़का ना ऐनक का मायावती देखे जाए, मायावती के गुए के वो लात के कंटा कह रही है, मुलायम सिंह के कह रहा, तो बेटवा को शर्म तो आना चाहिए। जिस देश की स्थिति झूठ पर टिका हो और जिस देश में झूठ छलांग मारती हो, हेलीकॉप्टर के रफ्तार से आगे बढ़ रही हो, सत्य विलाप करता हो और झूठ बोलकर फरेब रचकर जब इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो झूठ बोलना कितना अच्छी बात है उनके डिक्शनरी में। और जो जिस देश में जो चीज आज तक ऐतिहासिक कोई घटना नहीं है और उसको इतिहास का घटना बताना, और आज देश में कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ और इस देश को वैज्ञानिक के श्रेणी में लाना, और इस तरह का अफवाह, क्योंकि यहाँ का टोटल वातावरण में ब्राह्मणवाद व्याप्त है और हमारे जितने 90% बैकवर्ड हैं उसमें 1% भी पेरियार, ज्योतिबा फूले, चाहे बुद्ध या कबीर जैसे स्पष्ट वक्ताओं के जो श्रेणी में जो लोग आते हैं, रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे लोगों के जो हमारे आदर्श है उनके विचार पर चलते हैं, उन लोगों को भी हम अभी तक नहीं सही रूप से समझ पाए हैं।
तो जब इस देश का जो सामाजिक बनावट है, सामाजिक ढांचा बना हुआ है, और उस चीज से हम बहुत बड़े रह करके सोचते हैं और इस देश के नब्ज को जो पहचान लिया, आप जानते हैं यहाँ के 90% जानता है कि आर्य और अनार्य के श्रेणी में हम कौन हैं, आर्य कौन है, यहाँ का मूलवासी कौन है, अर्जक कौन है, और हम कितना अपमानित हो गए, कितना जिल्लत की जिंदगी इस देश में जिए। जो घर जिसका है, जो जिसका देश है, वो विदेशी बना हुआ है, उसका कोई इस देश पर एक अधिकार नहीं है। जो विदेशी वास्तव में है, उनका यहाँ 12 हो गया, क्योंकि आप उनकी संस्कृति को, उनके धर्म के मातहत आ गए, उनके धर्म के गुलाम बन गए, उनके संस्कृति के गुलाम बन गए, जिसका नतीजा है कि आप हर चीज से बेदखल हो गए। अर्जक संघ के अभी पहले वाला सत्र में एक हमारे अर्जक संघ के सीनियर साथी जय हिंद 2-3 बार कहे। मैं एक साथी को कहा कि जा करके उनसे कहे जय हिंद कह करके आप खुद बेदखल हो रहे हैं अपने देश से। जय भारत हो सकता है या भारत देश, लेकिन जय हिंद कह करके ये हिंदुओं का देश है, आर्यों का देश है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम अभी तक नहीं समझे कि हिंदुस्तान है कि भारत है। और इस देश का जो सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है, इस ढांचा को सुधारने की व्यवस्था अर्जक संघ के अलावे और दूसरा किसी भी भारत के संगठन के पास वो ताकत नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं है, वो नीति नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ व्यवहार में बहुत से संगठन हैं, नाम मैं नहीं कहूँगा, अर्जक संघ से अलग जो संगठन है, वो सारे के सारे लोग उस संगठन में है और अम्बेडकरवाद का नारा लगाते हैं, पेरियार ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन पाखंडवाद को भी लेके चलते हैं। हम अर्जक संघ का नाम लें और छठ करें, दिवाली मनावें, और कोई मर जाता है घर में तो हम माथा छिलवावे, पिंडदान करें, और बेटा बेटी के शादी में सत्यनारायण झूठनारायण भी कथा कहवाते हैं। ये अर्जक संघ का ये नीति सिद्धांत नहीं है। और हर संगठन का जो देखते हैं, और संगठन के लोग हैं जो फलाना संगठन में है, उनके घर पर जाकर के देखिए, ड्रामाबाजी है। बेटा तमीज पहने हुए हैं, बाल बच्चा का टीकी रखे हुए हैं, हाथ में बद्धी पहने हुए हैं, उनकी पत्नी छठ घाट पर जा रही है। ये पाखंड ऐसे करने से अर्जक संघ के या भारत में मानववाद आने वाला नहीं है। मानववाद लाने के लिए प्योर 100% मानववादी जो शैली है, विचार है, मानववादी जो चिंतन है, उसके आधार पर चलना होगा। और आप जानते हैं 1% नहीं, 2-2.5% सोवियत संघ में हम यहाँ की बात करते हैं और विदेशियों के साथ तुलना करते हैं। जैसे किसी घर में कोई लड़का बहक गया, किसी घर का हरास हो रहा है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है, तो हम तुलना करते हैं कि बगल के पड़ोसी का लड़का कितना बेहतर से पढ़ रहा है, बेहतर उसकी रहन सहन, उसका आमदनी है। तुम लोग क्यों इस तरह से घटिया चल रहे हो, घटिया सोच रहे हो, घटिया कर रहे हो कि तुम्हारा दिनों दिन हरास में तुम जा रहे हो। बच्चे लोग आते थे नालंदा में और यहाँ के कला विज्ञान को जानने और सीखने के लिए पढ़ाई पढ़ने आते थे। आज यहाँ का लोग बाहर जा रहा है। रेडिएशन होता है। तो इतना डेवलप किया हुआ देश को इतना अविकसित देश बनाने का काम राजपूत काल, ब्राह्मण काल का आगमन, फिर राजपूत काल का पतन कौन किया, राजपूत काल की समाप्ति कौन काल किया? मुगल काल किया। हिस्ट्री सामने है। गजनी गोरी, बाबर, अकबर आता था,
12,000 30,000 से फौज से फाजिल लेके नहीं आता था। 3-3 लाख क्षत्रिय सेना लोगों को कबाड़ के कचौड़ के रख देता था। हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा हूं। जब वो 30,000 सेना लेके आया, 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुली की तरह काट दिया। 12,000 से आया, 60,000 को काट दिया। ये हिस्ट्री, इतिहास साक्षी है। फिर राजपूत काल का अंत, अब मुगल काल का उदय होता है। कौन चीज से हुआ? राजपूत काल कौन चीज से आया? मतदान करके आया था, वोट गिरा के आया था, तलवार के धार पर आया था। फिर तलवार के धार वाला को गजनी गोरी मतदान करके आया था। इनके सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम मतदान करके किया था। वो भी तलवार को पैनी करके, तलवार के धार पर गजनी गोरी अकबर, जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में, चाहे सोमनाथ के मंदिर या और कहीं कहीं लड़ाई लड़ी गई है जिसमें खून की नदी बही है, साक्षी सारे लोग जानते हैं। वोट गिरा के नहीं, तलवार के धार पर गजनी गोरी आया, भारत का बाबर आया, बादशाह बना। राजपूत काल बादशाह नहीं बना, वो 6 से राज में कन्वर्ट हो गया। फिर बहादुर शाह जफर, मुगल काल के अंतिम बादशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी के 14,000 बंदूकधारी सेना, 80,000 बहादुर शाह जफर के फौज को 14,000 बंदूकधारी सरेंडर करा लिया गोली मार करके, और बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया, जिस पर कहा कि नहीं भारत में रहने दो, भारत के जेल में, तो इस पर भी नहीं रंगून भेज दिया। ये भी प्रस्ताव रखा बहादुर शाह जफर की, मरेंगे तो हमको भारत में दफना देना। तो कहा कि ये नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं करूंगा। तो इस पर लिखा है बहादुर शाह जफर की 2 गज जमीन न मिली जफर को दफन के लिए भारत में। ये सारे चीज आप जान रहे हैं। और भारत के संविधान में अच्छी बात है, और बाबा साहब अम्बेडकर के किताब में मैं पढ़ा हूं कि संविधान, और कार्ल मार्क्स को भी मैं डीप अध्ययन किया हूं, और कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं कि मानव जीवन को आर्थिक स्थिति ही नियंत्रित करती है। आर्थिक व्यवस्था ही मानव को नियंत्रण में रखती है, नियंत्रित करती है। और भारत के संविधान में आर्थिक समता की बात कही है। हम भारत सामाजिक समता है, राजनीतिक समता पर बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिखे हैं कि मैं चारों क्षेत्र में, एक क्षेत्र में हमको न्याय मिला कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब वोट से राजा पैदा होगा। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। वोट से तो कुछ समय के लिए वो पैदा, हम लोग बच्चे थे तो बैकवर्ड के वो फटक्का उड़ा देता था, सारा भेड़ी के तरह बैकवर्ड भाग जाता था, और सबन बूथ कैप्चरिंग कर लेता था, सब छाप छाप करके गिरा देता था। उस समय भी लूट। आज नरेंद्र मोदी आया, देहात के मतलब कि सीधा सपाट महिलाओं को एक महिला टीम बना करके उसको 10-10 हजार रुपया दे दिया। आज भी पैसे पर सब वोट खरीद के जीत गया। अब क्या कर रहे हैं? क्या संविधान के दोहाई दिया जाएगा? आज भी वो पैसा, मुर्गा, शराब दे करके, क्या ड्रामाबाजी है नीतीश का। सब गुंगा विधायक सब बना हुआ है उसके खेमा में। कोई बोलने के लिए तैयार है कि शराबबंदी हुआ है? ईमानदारी से कोई बोल दे बिहार के लोग। अरे शराबबंदी भारत में अगर हो तब सफल हो सकता है। एक बोरा आलू में, एक बोरा आलू हो उसमें फ्रेश, एगो सड़ जाता है तो 4 सबको सड़ा देता है। और एगो बिहार में हम शराबबंदी कराते हैं, और बिहार के चारों तरफ बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस सब राज्यों में शराब खुला हुआ है, तो यहाँ शराबबंदी कैसे होगा? ये सारा ड्रामाबाजी नीतीश का फेल हो गया, और वो भाजपा के साथ मिल करके ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। हमको
न उनसे टिकट लेना है, चाहे इनसे न टिकट लेना है। जिसको महामना चौधरी महाराज सिंह भारती कहे हुए हैं, अक्षरशः सही बात है कि भारत का एक एक नेता मर जाता है तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। भारत का पूरा पार्लियामेंट, विधानसभा का सारा मेंबर अगर मर जाता है तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं है तो देश चौपट हो जाएगा। अगर नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है। अगर नेता नीति नहीं है तो सारे नेता एक होकर के भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते हैं। नेता सब यदि एक हो फिर भी बीतेगा देश। नीति यदि सही होगा तो आगे बढ़ेगा देश। भारत को नेताओं की जरूरत नहीं, नीति की जरूरत है। हम पूछते हैं कि यहाँ सारे के सारे नीति विहीन नेता है। कोई किसी के पास नीति सिद्धांत का नामो निशान नहीं है। और हमारे गांव, हमारे मुजफ्फरपुर जिला के एक हड्डी नस विशेषज्ञ प्रवीण चंद्रा डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी भी दांत की डॉक्टर। वो चाइना गई थी, उनकी पत्नी गई थी, वो स्वयं गए थे। और चीन से जब वो रिटर्न होकर के आए हैं तो वो एक दिन फोन किए कि हाँ अध्यक्ष जी आइए, आपसे कुछ बात करेंगे। हम कई गो फोन आपका आया लेकिन मैं यहाँ नहीं थे, इस मोबाइल में मैं देखा हूँ तो आप कई ठो फोन किए। हम तो चाइना चले गए थे, आइए चाइना का खुशखबरी सुनाते हैं। विदेश में यहाँ का नेता सब जाता है हरामखोर। एक भी विदेश कैसे चल रहा, वहाँ का लोग कैसे, उसका कोई यहाँ के आम पब्लिक में न कहता है, क्योंकि उसका असर पड़ जाएगा, हम बेनकाब हो जाएंगे। और ये संविधान का शपथ विधायक लोग बैठे हुए हैं। संविधान का शपथ क्यों लेता है कि विधानसभा पार्लियामेंट में कोई कुकर्म हो, आम जनता में इसको नहीं एक्सपोज करना, नहीं तो हम बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए संविधान का शपथ लेता है। शपथ क्या लेता है? मैं गीता का कसम खाता हूँ, भगवान का। अरे भगवान झूठा है, भगवान होता नहीं है तो कसम किसका खाओ? कपार का। ये गीता में तो टोटल झूठ लिखा हुआ है, तो झूठ का कसम खाएगा वो सोच करेगा है? गीता में खुद लिखता है, कृष्ण से कहा बोलवाता है, अपने लिखने वाला लिखता है क्या कि स्वांग स्वधर में विगुना पर में भयावा। दयाराम बाबू हैं, ट्रांसलेशन पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्वांग स्वधर में विगुना मतलब दूसरे का लड़का अगर बुध के जैसा ईमानदार हो, पवित्र हो, हमारा बेटा सुल्ताना डाकू हो तो इससे उससे हमारा बुध से बेहतर डकुए हमर निमन बा कि धर्म चलने वाला है बेटा चलेगा, दुनिया में सफर होगा। एक गुंडा गुंडा है, चोर चोर है, डाकू डाकू है, बुध बुध है, काल मार्क्स है, मोहम्मद है, इस तरह के कंपैरिजन करेगा। चोर और ईमानदार का तुलना करने चला है। गीता में एक भी सब डिफॉल्टर बात लिखा हुआ है। गीता में फिर कृष्ण से बोलवाता है, लिखने वाला कौन लिखा क्या न लिखा, तो हमारे समाज को तो पावर नहीं था कुछ लिखने का। सब पंडित जी बोला, पंडित जी से लिखवाया। लिखता है कि कृष्ण तो हुआ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का पढ़िए, लीडर्स ऑफ हिंदू राम और कृष्ण। राम नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुआ, लिखा गया। जिसको मार्क्स ने कहा है कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते हैं तो भौतिक ताकत बन जाता है। गलत विचार जब सत्य के रूप में समाज में समाहित हो जाता है तो उसको आप उखाड़ फेंकिएगा नहीं, आप स्वयं रौदा जाइएगा। और गीता में क्या लिखा जा रहा है कि कृष्ण से बोलवाया जा रहा है, लिखने वाला लिख रहा है क्या, मैं नदियों में गंगा हूं, पहाड़ों में हिमालय हूं, सूर्य तेज में सूरज हूं, शीतलता में चंद्रमा हूं, फूल में गुलाब हूं। अगर आज होता लिखने वाला और कृष्ण साचो के अगर होता था आज मैं पूछता तो कहो ना कि हथियार में परमाणु बम है और नचनिया में किसका नाम हम कहें, उसका भी नाम यूट्यूब पर चला जाएगा। भोजपुरी नचनिया है कि फिल्मी नचनिया है, कौन स्टार का मैं नाम लूं। फिर कहता कि फलाना चीज में फलाना चीज हूं। तो ये गलत एग्जाम्पल दे के समाज के मेंटल स्थिति को बर्बाद कर दिया गया है। और आज भी हमारे विद्वान लोग मंच पर बैठे हुए हैं, एगो वो
खुशी गुफा फेंक देता है मोहन भागवत या आरएसएस वाला, पूरा भारत के अर्जक संघ वाम से जितना संगठन है वो मेरे पीछे पड़ जाता है समाज शक्ति का, उसमें उलझा के रखता है कि ये लड़ाई सब न खोल के समाज में कहे कि आज भारत छोड़ो, आज विदेशी भारत लोगों खाओ, के बीच में, वापस रोड जाओ। के बीच में। लड़ाई यहाँ होना चाहिए 90% बैकवर्ड का एक को पार्टी एक तरफ हो और 10% का एक तरफ होगा, तब तो लड़ाई आर पार हो जाएगा। इसको तो हमारा लाल जगदेव प्रसाद कर्पूरी जी के बाद कि जितने आज नेता हैं बैकवर्ड के, सब ये गद्दार और हरामखोर लोग हैं, ये लोग हमारा समाज को बांट देने का काम किया है, जिसकी वजह से हमारा समाज आज 90 जगह बिखरा हुआ है। आज भी भाजपा में आज दलित का और सब बैकवर्ड के संसद को छोड़िए, आज दलित का 132 को संसद है। आज भी मलाई पर और कुर्सी के लालच में अपने समाज का हित कर रहा है। इस सारे विषय के अंतिम इसके गर्भ में क्या छुपा हुआ है? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था इसके अंदर है कि चलो एक बार विधायक मुखिया हो जाए, एक बार संसद हो जाए तो 7 पीढ़ी के लिए लूट के रख दे। सब देश के खजाना को लूटने पर लगा हुआ है, चाहे वो मंदिर के आड़ में लूटा जाए या राजनीति के आड़ में लूटा जाए। और मंदिर से आपका कल्याण आज तक नहीं हुआ है। तो चाइना से जब वो आते हैं तो कहते क्या है डॉक्टर साहब, तो मैं कहा कि मुझसे जब हम आएंगे तो 2-4 गो यूट्यूब पर सोशल मीडिया वाला को कह देंगे हम डॉक्टर साहब चाइना से आए हैं, चलो वहाँ हम लोगों का डिबेट हो, चाइना का जो पूरा एसी है वो पेश करेंगे और इस पर कुछ डिबेट होगा, आम लोगों को सुनने का एक अवसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज चाइना जिस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, 100 बरस भी भारत को लगेगा वहां जाने पर न पहुंचेगा। ये झूठी बात है। आज चीन का जो प्रगति हुआ है, हमसे 2 बरस बाद चीन आजाद हुआ, 49 में, हम 47 में। अब 47 में आजाद हुए तो गुलाम कब हुए थे? प्रश्न उठ जाता है। यहाँ का बैकवर्ड कोई कहता है कि हम 47 में आजाद, 1947 में बैकवर्ड पिछड़ों की आजादी मिली है, मैं इस चीज को कभी नहीं मानूंगा। 47 में आजादी हमको मिली तो हम गुलाम कब हुए थे, इसको क्लियर करो। संविधान में यह क्लियर है कि हम गुलाम कब हुए थे। हमको तो अर्ज गुलाम बनाया, हमको अंग्रेज गुलाम नहीं बनाया, हमको मुगल गुलाम नहीं बनाया। लड़ाई यहां फंसा हुआ। हमको जिसने गुलाम बनाया था उसको तो आजादी मिल गई, लेकिन हम गुलाम के गुलाम है। जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, हजारों वर्ष पूर्व हमें गुलाम बनाने वाला आजाद हो गया, और हजारों वर्ष पहले हम गुलाम बनाने वाला हमें आजाद नहीं किया। यह तो गुलामी की लड़ाई है। ऐसी व्यवस्था को बाबा साहब खुद लिखते हैं। और संविधान में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चारों क्षेत्र में हमको आजादी मिले तब ना। राजनीति आजादी मिली कि अब रानी के पेट से राजा नहीं, वोट गिरा कर क्या पैदा कर, वोट गिरा के आज भी यहाँ का 90% बैकवर्ड वोट देता, आज भी सरकार हमारी बनेगी। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा समाज कंगाल है, धर्म के आड़ में, जाति के आड़ में बटा हुआ है, और ब्राह्मणवाद की वजह से उनके झोला में सारा हमारा समाज वोट कर देता है, सरकार उसकी बन जाती है। अल्पसंख्यक होने के बाद भी बहुसंख्यक उसके गुलाम बने हुए हैं। और आज भी धार्मिक आजादी होता तो जब यहाँ का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मधुबनी के जेल में जाते हैं तो गर्दनिया पुलाव खाते हैं, महामहिम में यहाँ के राष्ट्रपति लोग क्या क्या दशा हुआ है, तो आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। फिर इसी देश में सामाजिक न्याय, खाने पीने, उठने बैठने, बोलचाल की कोई किसी में क्षमता है? आज भी हमारे देश के लोगों में उठने बैठने, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उठने बैठने, बोलचाल में भी आज भी विषमता है। इन सारे विषमताओं को अर्जक संघ पाटने का काम किया है कि घर से जब तक ब्राह्मणवाद जाएगा नहीं, जब तक
जाति व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणवाद रहेगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, देवी देवता रहेगा, स्वर्ग नरक की दुकानदारी चलेगी, ब्राह्मणवाद चलता रहेगा। और ये धरती बुद्ध की धरती। मैं कहता हूं कि इस देश में बुद्ध बौद्धिस्ट लोग खा गए, बुद्ध को बुद्धे खा गए, मार्क्स को इस देश में मार्क्सिस्ट लोग खा गए, और इस देश में अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवादी लोग खा गए। और बुझा रहा है कि अर्जक संघ के लोग ही खाएंगे, क्योंकि जो इतने अर्जक संघ के लोग हैं, अब बूढ़े जो लोग हो गए वो अपने उनके बाल बच्चा उनके परिवार में अब जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बाल बच्चा बेटा पोता मुंह मोड़ ले रहा है। मतलब कि हम अर्जक संघ के लोग हैं, हम अर्जक संघ में जीवन गंवा दिया। हमारे घर पर कोई अर्जकिया हमारे मरने के बाद जाता है तो हमारा बेटा पोता मुंह मोड़ ले, कहे कि कहाँ से वो आगे पड़ा, छूट जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटा पोता को नहीं समझाया कि जो अर्जक संघ के लोग आते हैं उनका कदर करो, उनकी प्रतिष्ठा करो, खाना खिलाओ, जाने के बाद 150 भाड़ा खर्चा भी दो। ऐसे जब तक नहीं करेंगे अर्जक संघ नहीं चलेगा, जहां के तहां सड़ जाएगा, दीमक खा जाएगा। और वो पोथी पुराण आज से 20 बरस 25 बरस पहले मैं गया था रांची जिला का सम्मेलन का उद्घाटन करने। वहां एक टाइगर हिल है, उसको देखने जब मैं गया था, टाइगर हिल के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सरकारी लाइब्रेरी थी। उसमें करीब करीब 2-3 ट्रक पुस्तक लगे थे, 10-20 ठो उसमें एम्प्लॉई लोग सरकारी थे, 50 आदमी बैठ के पढ़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और आज साल भर पहले एक वाम सेव के कार्यक्रम हुआ, उसके वक्ता के रूप में मुझे लोग अवसर दिया, मुझे बुलाया, भाड़ा खर्चा ट्रेन का कर दिया आने पर। जैसे बल पंजाब में मैं गया था, दयाराम बाबू, आने जाने का टोटल खर्चा 4 आदमी के मेरे साथ सपोर्टर थे, इन्होंने दिया। मैं गया, वहां के मंच को शेयर किया, अर्जक संघ की बात को मैं रखा। उसी तरह से जब मैं वहां गया तो टाइगर हिल के जगह जो लाइब्रेरी तो उसमें एक बार हम बहुत 20-25 वर्ष पहले उसमें पढ़ा 2-4 ठो किताब। और उसके बाद अमुकी बार जब मैं साल भर पहले मैं गया हूं तो उसमें ताला लगा हुआ है। मैं वहां के दुकानदारों से पूछा कि ऐसा का, अब कहाँ कोई आता है उसमें पढ़ने, अब कोई नहीं आता है तो सरकार का क्या, उसको बंद करवा के उसमें के कर्मचारी के दूसरे विभाग में लगा दिया। तब तो उस पुस्तक को दीमक पढ़ेगा, उस पुस्तक तो उसमें मर जाएगा, उस पुस्तक के विचार वहां रह गया। ये इस देश में ऐसा पैदा किया जा रहा है, इस तरह की बात हो कि इस देश के लोग लाइब्रेरी न जाए, लाइब्रेरी न खुले, लिटरेचर न पढ़े। और मोबाइल एक ठो आ गया है, मोबाइल में ज्ञान की बात बुझिए कि 2-4 पैसा होगा, लेकिन 1 रुपया नहीं पूछ पाएगा। ज्ञान साहित्य से मिलता है, लिटरेचर से मिलता है, स्कूल कॉलेज में ज्ञान का दर्शन होगा। और सामाजिक सभा सोसाइटी में हमारे समाज के लोग सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये संकल्प अगर लेकर के जाएं कि हम साल भर में 5 आदमी पैदा करें अपने जैसा, गुणात्मक विकास हो जाएगा। अरे चीन में 2.5% आदमी जग गया तो चंग कैसे की सरकार गिर गई, लाल चीन हो गया। 3% आदमी सोवियत संघ में जगह लेनिन के नेतृत्व में तो अक्टूबर क्रांति सफल हो गया। यहाँ अगर 5% अर्जक संघ के साथी लोग मेरे जैसा अगर हो जाए तो सारा सत्ता हमारे कदम को हमारे पैर को चूमने के लिए हमारे घर दौड़ेगा, हमारे संगठन के लोगों के हाथ दौड़ेगा। और यहाँ कबीर क्या कमाल का बात लिखे कि लोभी भोगी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा कुलधन जाति खोए। ये लोग भक्ति विधानसभा में कर रहे हैं। और यहाँ विधानसभा में मैं देखा एक मित्र हमारे, वैसे कृष्णनंदन बाबू से भी मेरी बात हुई, और वो अभी शिक्षा मंत्री उस समय थे चंद्रशेखर बाबू, विधानसभा में रामायण मनुस्मृति तो कम से कम लेके गए थे और जाके डिबेट किए, इसके लिए हंगामा हुआ। उसमें सपोर्ट ऐसे लोग कृष्णनंदन बाबू और ये यहाँ के कोटवर की कौन जगह है, यहाँ के कौन सिंह है,
वो भी सपोर्ट किए थे, काफी हंगामा हुआ। उनको टिकट लोग नहीं दिए हैं, क्या कि तू ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है, तू हार जाएगा। तो न दिया टिकट तो तू कहाँ जीत गेलो, तू तो अब ग्राफ गिर गेलो। ये टिकट ब्राह्मणवाद के देने से समाज में काम तुम न करोगे, ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं करोगे, फिर तुम जीतने का ख्वाब रखते हो। तुम्हारा समाज आज से 50 वर्ष पहले जिस खाई में कराह रहा था, दलित पिछड़ा आज भी कराह रहा है। जिस समय मैं बहुत कुछ देखा हूं, मैं 70-75 बसंत देखा, बहुत राजनीति में दुनिया के सबसे सुपर क्लास का राजनीति किया कम्युनिस्ट पार्टी का। मार्क्स के दर्शन को मैं आज भी दाद देता हूं। कहने का मतलब है, जिसे जगदेव प्रसाद भारत के नब्ज को पहचाने, अंबेडकर पहचाने कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इस गरीबों के दर्द को, पीड़ा को, दुनिया के गरीब के कष्ट को समझा है, तो कार्ल मार्क्स समझा है कि दुनिया के मजदूर को। कितना शानदार का नारा दिया। तो कहने का इस तरह से मतलब है कि आप चाइना का उदाहरण, रूस का उदाहरण, जापान का उदाहरण, अमेरिका का उदाहरण देना चाहते हो, तो ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है और त्याग सबसे बड़ी चीज है। आप तन मन धन से किसी समाज में अगर जुड़ते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा, वो एक कदम आगे वो संगठन नहीं बढ़ेगी। बड़ी कष्ट होता है समाज का फील्ड वर्क करने में। बहुत लोग मुंह छुपाते हैं, बहुत लोग पीठ दिखा के इधर से उधर चल देते हैं। ऐसे करने के बाद कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपसे हजारों गुना आगे है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप आने वाला पीढ़ी, बेटा पोता आपको गाली पड़ेगा कि क्या उस समय हमारे लोग जिंदा नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। तो ज्ञान का तो परिभाषा यही है कि गोबर के, आज भी हम गोबर को देवता समझते हैं, सांप को देवता समझते हैं, भैरव बाबा क्या क्या नहीं करवा दिया, हम क्या क्या न कर दिए। ऐसी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, आज भी हमारा समाज चला रहा है। और जाति व्यवस्था का हम सम्मेलन करते हैं और उसमें जा करके हम बड़ा गर्व से हम भाषण भी देते हैं। जब जाति व्यवस्था में कॉन्फिडेंस हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति मनुष्यों की होती नहीं है, पक्षियों की जाति होती है, मनुष्यों की जाति नहीं होती है। मनुष्य अपने आप में जाति है और पशुओं की जाति होती है, पक्षियों की जाति होती है। उससे तुलना अगर इंसान का करते हैं तो आप आप सबको जानने के लिए मतलब है कि आप जितना आए हुए हैं उतना ही आदमी संकल्प लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करके यहाँ से जाएं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर मरे थे तो 5-6 लाख आदमी उनके सब यात्रा में शामिल हुए थे। और कार्ल मार्क्स मरे थे तो 1 दर्जन 12-13-14 गो आदमी शामिल हुए थे। तो 12-13 आदमी कार्ल मार्क्स के श्मशान पर गए, उनके सब यात्रा में गए। वो जो संकल्प लिया तो भारत से 7 गुना बड़ा सोवियत संघ को लिबरेट कर दिया। 12-14 आदमी के संकल्प कार्ल मार्क्स को मंजिल छुआ दिया, दुनिया में मार्क्सवाद चल दिया। चाइना भारत से 3 गुना बड़ा भूभाग को मार्क्सिज्म के विचार से लिबरेट कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर के श्मशान में, उनके सब यात्रा में 4-5 लाख आदमी गए थे। इधर चलता फिरता लाश गया था। ये सब जाहिल और काहिल का था, ये सब कारगर आदमी नहीं था। क्योंकि जिंदा में और मरा हुआ लाश में फर्क है। एक आदमी करोड़ों हजारों लाख मरा हुआ लाश को दफना देगा, कुट्टी कुट्टी काट देगा, जला देगा, लेकिन हजारों लाश एक जिंदा का कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर में लाखों आदमी जो गए थे वो सब जाहिल और कायर और काहिल थे, जिसका नतीजा आज भी डॉक्टर अम्बेडकर का विचार बहुत निम्न गति से आगे बढ़ रहा है। और मैं उनको शर्म देना चाहता हूं, शर्मिंदा उनको होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी
आप सभी लोग जानते हैं, भारत का जब प्राइम मिनिस्टर बना, ईरान के तरफ गया या मिस्र के यहां गया तो तुरंत ही कहता है कि मैं मातृभूमि में आया हूं, प्रधानमंत्री। और फिर प्रधानमंत्री के अवस्था में उसी समय प्रधानमंत्री था, उस समय कहता है कि मुलायम सिंह और काशीराम पैर में जो कांटा गड़ता है उतना ही सूल देता है। ये जानते हैं कि नहीं आप लोग? जी। पैर के कांटा के इतना सूल मुलायम और काशीराम हमको देता है। तब इसके बाद मुलायम सिंह को और काशीराम को पैर के और जगह के कांटा ना, पैर के कांटा में जो सूल देता है कांटा गड़ जाने से, उतना सूल हमको मुलायम और काशीराम से होता है। तो जब उससे होता है तो हमारे बिहार के और नेता लोग ऐनक न देखे तो क्या हमको समझता होगा। और आज मुलायम सिंह के लड़का ना ऐनक का मायावती देखे जाए, मायावती के गुरुए के वो लात के कंटा कह रही है, मुलायम सिंह के कह रहा है, तो बेटवा को शर्म तो आना चाहिए। मुलायम सिंह के लड़का जो वो माँ छिलवा के जो हमारे कहे हैं, जयराम बाबू की माँ छील करके पंडिताइन के शौच से टॉयलेट से माथ पर छीट के शुद्ध किया, तो वो कहते हैं बुलाए, और वो भागवत कथा कहने वाले को मुलायम सिंह का लड़का कहते क्या है, अरे हारमोनियम किन के ढोलक किन के ले आओ फिर भागवत कथा कहो। यही उनके ज्ञान का प्रदर्शन हुआ। हम कहे कि जा डूब के मरे, वैसा आदमी के हाथ को कौन वोट देगा? यही कहना चाहिए। तो कहना चाहिए कि जाओ ढोल झाल, तुम क्यों गया भागवत कथा कहने? जाओ पेरियार कथा कहो, ज्योतिबा फुले अंबेडकर कथा कहो, कार्ल मार्क्स का कथा, कबीर कथा कहो। ये उनके मुंह में न था। ऐसा होगा नेता आपका तो आपका भलाई करेगा। वो इनडायरेक्ट रूप में ये सारे बैकवर्ड के नेता बी टीम है आरएसएस का, और हमारा कुछ नहीं। इन्हें कह करके आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बोध, जय अंबेडकर, जय जगदेव, जय ललय सिंह यादव, जय रामेश्वर वर्मा।